हेलो बच्चों, बढ़िया हैं आप सभी। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को मोमेंटम के बारे में कुछ बातें की थी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट में मास है और सपोज वो मूव भी कर रहा है, उसमें मास भी है, वो मूव भी कर रहा है, इसका सिंपल मीनिंग है उसमें मोमेंटम है। और मोमेंटम चेंज किया जा सकता है अगर मैं उसका मास चेंज कर दूं, या मैं उसकी वेलोसिटी चेंज कर दूं, या मैं दोनों को ही चेंज कर दूं, मास भी और वेलोसिटी भी। तो इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। नाइन्थ लेवल पर हम लोग यूजुअली मास को चेंज करने की बात नहीं करते। हम कहते हैं नहीं सर, हम वेलोसिटी चेंज करके देखेंगे कि मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, कैसे आएगा। अब वेलोसिटी कैसे चेंज हो, हमने पढ़ा है कि सिर्फ फोर्स है जो वेलोसिटी में चेंज कर सकता है। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पर जो किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है, अगर मैं उस पर एक फोर्स लगाता हूं, चाहे तो उसी तरफ जिस तरफ वो चल रहा है या उससे अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ही सिनेरियो में उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर मेरे फोर्स की डायरेक्शन जिस तरफ वो चल रहा है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन के एनालॉग है, पैरेलल है, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सही है ये बात? थिंक ओवर इट कि ये सही है, या इसके भी एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। इन जनरल चलिए, जिधर वो चल रहा था मैंने उधर फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। बेसिकली होता क्या है, जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूं ना, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती है। ओके, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर चल रहा था, मैंने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो आप कहेंगे सर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। आंसर है यस। और इस डायरेक्शन में घटती जा रही है, उसी को अब रिटार्डेशन कहते हैं। घटते 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 जीरो होगी और फिर बैक आएगी, फिर बैक भी आएगी, पक्का। ठीक, हाँ आएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एन ऑब्जेक्ट is moving with an initial velocity of 10 meter per second. ठीक, a force is applied on it, due to which a retardation of -5 meter per second square is developed in it. Find the distance cover, oblique displacement cover in 4 seconds. जरा करके देखना इस क्वेश्चन को। एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी है, मैंने उस पर एक एक्सेलरेशन लगाया जिसकी वैल्यू है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑफ कोर्स मैंने कोई फोर्स लगाया होगा तभी उसमें ये एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड्स। फिर आप समझ जाएंगे मेरे जो अभी मैंने पहले बात बोली थी ना कि वेलोसिटी इधर है, मैंने फोर्स इधर लगाया, तो एक्चुअली आई एम इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। ओके, थिंक ओवर इट। इस क्वेश्चन को करके देखना। मोशन चैप्टर तो आपने पढ़ ही रखा है, नोट कर लेना इसको पॉज करके। चलिए मैं तो आगे बढ़ता हूं। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। तो बच्चों, जब मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। और कितना चेंज आएगा, कितनी क्विकली चेंज आएगा, ये बहुत सारी चीजें। बेसिकली कितना चेंज आएगा, अभी मैं क्विकली की बात नहीं करूंगा। कितना चेंज आएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा मैंने कितना फोर्स उस पर अप्लाई किया। ठीक, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो इसी चीज के साथ डील करता है कि कितना फोर्स लगाने पर मोमेंटम में कितना चेंज होता है और वो टाइम से कैसे लिंक है। ठीक, चलिए समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, नामकरण संस्कार कर दो इसका ए, मास इसका मान लो m, और मान लो किसी समय में इसकी वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी। मैंने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया F,
ये मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया और करके ऐसा नहीं छोड़ दिया, नो, मैंने इस पर फोर्स को लगाए रखा। कब तक? किसी एक सर्टेन टाइम टी तक। मास इसका अभी भी वही रहा, ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी मान लीजिए चेंज होकर u से v हो गई। मुझे पता लगाना है कि इसके मोमेंटम में जो चेंज हुआ वो फोर्स के साथ कैसे लिंक है। पता क्या लगाना है मुझे, तो केवल डिस्कस करना है, पता तो न्यूटन ये लगा चुके थे। हम देखते हैं सबसे पहले इसका इनिशियल मोमेंटम कितना रहा होगा। इनिशियल मोमेंटम, इसको फिलहाल मैं नाम P1 दे देता हूं। हाँ, जाहिर है इनिशियल इसका मास m था और वेलोसिटी u थी, तो इनिशियल मोमेंटम इसका mu होगा। और जो इसका फाइनल मोमेंटम आ गया होगा, फाइनल मोमेंटम से मेरा मतलब है मोमेंटम आफ्टर टाइम t। हाँ, वो हो गया होगा m इंटू v, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी है। अच्छा, दोनों में चेंज आ गया है। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो v की वैल्यू ऑब्वियसली वो नहीं होगी जो u की वैल्यू है। क्या आप पता लगा सकते हैं व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम को ऐसे कह सकते हैं P2 माइनस P1। ये मजेदार बात है, देखो, भले ही P1 बड़ा हो, इससे फर्क नहीं है। मुझे अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो मुझे फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम ही माइनस करना है, फिर चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। इसको मैं डिनोट करूंगा डेल्टा पी से। इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी मेरे हिसाब से वो आएगी mv माइनस mu, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये जो चेंज हुआ है कितने समय में हुआ है? ये हुआ है इन टाइम t। टी टाइम में तो हुआ है। तो बता सकते हो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड? आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, ये जो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड आएगा, ये आएगा जो भी डेल्टा पी निकल के आया है इसे उस टाइम से डिवाइड कर दो। टाइम में भी बड़ा घपला रहता है भाई। टाइम में देखो, मान लीजिए घड़ी यहां पर बजा रही थी T1, 2:35 और यहां पर टाइम बता रही थी T2, 2:36 तो ये टी इन दोनों टाइम का डिफरेंस है। इसलिए कई लोग इसे बजाय टी के डेल्टा टी कहना प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स। तो मैं भी यहां डेल्टा टी ले लेता हूं, चलिए फिलहाल। हाँ, ये ड्यूरेशन हो गया अब, तो ये आना चाहिए, ठीक है। और ये भैया कितना निकल के आएगा? ये आएगा mv माइनस mu ओवर डेल्टा टी, ठीक। तो इस तरीके से मुझे ये मिल जाएगा mv माइनस mu ओवर डेल्टा टी। कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। न्यूटन का ये कहना था कि ये जो आप चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम आया है, जिसे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। रेट का मतलब पैसे नहीं होता, यहां रेट का मतलब होता है पर सेकेंड, है ना। पर सेकेंड कितना मोमेंटम में चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप चाहे चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड बोले या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोले, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने कहा था कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सही तो स्टेटमेंट मुझे ये लिखना चाहिए कि mv माइनस mu ओवर डेल्टा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये है एक्चुअली न्यूटन का सेकंड लॉ। मैं बोल देता हूं इस स्टेटमेंट को एक बार और। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मतलब जो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied on it। और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है। जिस डायरेक्शन में ये चेंज इन मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, क्योंकि डेल्टा टी तो स्केलर है। पर क्योंकि आप इसका वेक्टर नोटेशन नहीं अभी पढ़ रहे हैं तो आप डायरेक्शन को लेकर उतना भी वरीड ना हो, लेकिन ये जरूर याद रखें कि mv माइनस mu अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। 9th का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको अब यहां ऐसे भी लिख देता हूं, और F is directly proportional to mv माइनस mu
ओवर टी। फिर आप जानते हैं भाई यहां एक फोर्स यूज कर लो, के एम वी माइनस एम यू ओवर टी। ठीक, और ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू के, एम कॉमन ले लीजिए, वी माइनस यू ओवर टी। जो एक्सेलरेशन होता है एफ इज इक्वल टू के एम ए। अगर आप एम के एस सिस्टम में लेते हैं, बेसिकली हम यूनिट चूज ही ऐसी करते हैं, एम के एस सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है, तो हमें मिल जाता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो कुछ लोग सेकंड लॉ को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स on a body is numerically equal to the mass of the body multiplied by the acceleration developed in the body due to that force। है ना, ये ध्यान रखना है भाई कि ये एक्सेलरेशन कौन सा है, ये वही एक्सेलरेशन है जो इस बॉडी में डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स एफ। ऐसा नहीं है मैंने फोर्स लगाया एक बॉडी पे, मैं एक्सेलरेशन काउंट कर रहा हूं दूसरी बॉडी का, नो। जो भी बॉडी ऑफ कंसिडरेशन है उसी पर वो फोर्स एप्लीकेबल हुआ है, और एक्सेलरेशन भी में उसी बॉडी में जो डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ओनली। ठीक है, मैं उसी एक्सेलरेशन की यहां बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से मुझे एफ इज इक्वल टू एम ए मिलता है। बात समझ में आई है? तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। उम्मीद तो है कि आपकी समझ में आ गया होगा। मिटा दें, उम्मीद तो है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो फिर देखिएगा एक बार वीडियो को, 2 बार 3 बार 4 बार। यूट्यूब का यही तो फायदा है, कितनी भी बार देखिए इसको, समझिए इसको बढ़िया तरीके से। जब समझ जाएंगे तब काम हो जाएगा आपका। करेक्ट। तो ये रहा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस पे बेस्ड काफी सारे एप्लीकेशन भी आते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन से पहले मैं एक तीसरी चीज आपसे और डिस्कस करूंगा, वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। या ऐसे कहिए कि व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, that body also applies a force on you। दोनों अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं। आपने जो फोर्स लगाया वो बॉडी पर लगाया, बॉडी ने जो फोर्स लगाया वो आप पर लगाया। तो when you apply a force on a body, the body also applies a force on you। that force जो बॉडी ने आप पर लगाया, that is equal to the force applied by you on the body, but the direction of these two forces are opposite to each other। ऐसे समझो, मान लो एक बॉडी है ए, ठीक है, यहां एक दूसरी बॉडी रखी हुई थी, ये गई इसकी तरफ और चलते चलते दोनों आपस में टकरा गई। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। बी यहां थोड़ी छोटी हो गई है पर हुई नहीं है, ये वही साइज मान लो जो पहले माना था। चलो ठीक है, ये ए है, ये बी है। मान लीजिए जैसे ही ए जाके टकराई, इसने बी के ऊपर एक फोर्स लगा दिया एफ बी। बदले में ये बी इस ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा विच सपोज एफ ए। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना फोर्स एफ ए ने बी पर लगाया है, ठीक उतना ही फोर्स बी ए पर भी लगाएगा। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होंगी। ऐसे मॉडुलस का मतलब होता है डोंट थिंक अबाउट द डायरेक्शन, टेक ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो ये दोनों इक्वल होंगी। लेकिन अगर मुझे ये भी शो करना है कि नहीं डायरेक्शन वाइज ये अपोजिट है, तो वेक्टर क्वांटिटी में अपोजिट का बड़ा बढ़िया तरीका रहता है। जैसे आपको ये दिखाना है कि सर एफ ए और एफ बी बराबर हैं पर दोनों अपोजिट हैं, तो ऐसे करके माइनस साइन लगा दो। ये माइनस मॉडुलस मत ड्रॉ कर देना, मॉडुलस ड्रॉ कर दिया तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएंगी। तो ये बता रहा है कि एफ ए इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एफ बी बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। यहां ये भी ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दोनों फोर्स इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं, ये तो बैलेंस फोर्स है ना। भैया बिल्कुल नहीं है।
ये दोनों किसी भी सिनेरियो में बैलेंस फोर्स नहीं है। ये इसलिए बैलेंस फोर्स नहीं है क्योंकि बैलेंस फोर्स की एक नेसेसरी कंडीशन है कि वो एक ही बॉडी पर लगते हैं या एक सिस्टम पर लगते हैं। यहां पर दोनों जो ये फोर्सेस एफ ए और एफ बी लग रहे हैं, ये दोनों अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं और ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई नहीं कर रहे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। ए पर लगने वाला इफेक्ट उसके साथ है, बी पर डेवलप होने वाला इफेक्ट उसके साथ है, और ये कैंसिल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखो, क्या बात ध्यान रखो कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। दैट इज वाई दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। ये ध्यान देने वाली बात है और बहुत जरूरी है ये बात। ठीक है, तो चलिए आज हमने क्वालिटेटिवली पढ़ ली है दोनों, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगले वीडियो में हम इसके थोड़े से एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और उससे अगले वीडियो में थोड़े से न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, इनपर बेस्ड। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय करते हैं आपसे। ऑल द बेस्ट।